नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार एनडीए में बड़ी खींचतान की, दिल्ली विधानसभा में मचे बवाल की, देखेंगे पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने क्यों बीजेपी को दी चेतावनी, विदेश मंत्रालय के अधिकारी के खुलासे को जानेंगे, राजस्थान में क्यों नहीं थम रहा कांग्रेस का प्रदर्शन, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू यादव को झटका। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू, तेजस्वी और बाकी नामजद आरोपियों को कोर्ट ने किया समन। 11 मार्च को पेश होने का आदेश। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों की छीनी छात्रवृत्ति। सरकारी आंकड़ों का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का निष्कासन। कहा, यह अनुचित है, सजा बेहद कठोर। नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी का था मामला। शेयर बाजार में रही उथल पुथल। 147 अंकों की तेजी के साथ 74,602 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 5 अंकों की गिरावट के साथ 22,547 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में एनडीए के अंदर सीएम फेस को लेकर टकराव खुलकर शुरू हो गया है। पीएम मोदी के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे थे, जहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात से पहले नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया, सीधे सीधे बीजेपी को ही चेतावनी दे दी। तो क्या चुनाव से पहले बिखर जाएगा एनडीए? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सियासत में आने के अब साफ संकेत दे दिए हैं। इस बीच बिहार में एनडीए की तरफ से सीएम फेस को लेकर भी उन्होंने बीजेपी को मुश्किल में फंसा दिया है। निशांत ने बीजेपी से सीएम फेस का नाम क्लियर करने को कहा है। उन्होंने कहा है, जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे। निशांत के बयान से साफ हो गया कि जेडीयू क्या चाहती है और नीतीश के मन में क्या है। जो बात नीतीश कुमार को कहनी थी वो उन्होंने अपने बेटे के जरिए बीजेपी तक पहुंचा दी। सबसे बड़ी बात, निशांत का बयान जैसे ही मीडिया के सामने आया उससे कुछ ही देर बाद नीतीश कुमार जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुँच गए। नड्डा पटना आए हुए थे और गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। इस दौरान बिहार विधानसभा चुनाव और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बातचीत हुई, लेकिन जो बात निशांत ने मीडिया के जरिए कही थी उस पर बीजेपी की तरफ से अभी तक मुहर नहीं लगाई गई है। वैसे अभी एनडीए की कोशिश है कि किसी तरह से चुनाव में जीत हासिल की जाए, क्योंकि महागठबंधन की तरफ से भी चुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी चल रही है। तेजस्वी यादव का डर बीजेपी नेताओं के सिर पर दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव पर हमला करने से बीजेपी के नेता बचें। सम्राट चौधरी का ये वीडियो आरजेडी ने भी जारी किया है। हम लोग को आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि अभी से हलक सूख रहा है, फ्री में हम एडवांस दे रहे हैं। अभी से ही चुनाव के बाद झोला उठाकर चलने की तैयारी शुरू कर दीजिए। कुर्सी के लिए बिहार को बर्बाद करने वाले भाजपा जदयू को जनता जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी, बस कुछ ही महीनों की बात है। अब आगामी चुनाव के बाद बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसके लिए अभी से जद्दोजहद शुरू हो गई है। वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही मुश्किलों में घिर गई है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी सरकार ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश कर पहले की आप सरकार को घेरने की कोशिश की। बीजेपी और आप के बीच के टकराव का असर विधानसभा से लेकर सड़क तक दिखाई दे रहा है। दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त टकराव दिखाई दिया। विपक्षी दल आप की तरफ से लगातार दूसरे दिन सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे को उठाया गया। बाबा साहेब के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगाया गया। तो विधानसभा स्पीकर की तरफ से आपके सभी विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया। आपके 22 में से 21 विधायक जो विधानसभा की कार्रवाई में शामिल थे, सभी को सस्पेंड कर दिया गया। सदन से बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि सीएम हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गई? क्या पीएम मोदी बाबा साहेब अंबेडकर से भी बड़े हैं? पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में बाबा साहेब पर दिए बयान को लेकर बैकफुट पर दिख रही बीजेपी के लिए अब नया सिरदर्द शुरू हो गया है। इस बीच आपको घेरने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई।
वैसे ये रिपोर्ट पिछली आप सरकार को ही पेश करनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के चलते रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई थी, जिसे अब पेश किया गया। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज किया। वहीं विपक्ष के नेता आतिशी ने कैग रिपोर्ट को लेकर कहा कि इसमें कहा गया है कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के उपाय थे और इसके जरिए राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। आतिशी ने कहा कि इसी नीति से पंजाब सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट ने भी माना है कि पुरानी नीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि नई नीति में इस पर अंकुश लगाया गया था। इस बीच दिल्ली विधानसभा के सत्र को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में जमकर बवाल हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में भी राजनीतिक दलों की बयानबाजी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल में अगले साल चुनाव हैं और इस वक्त बीजेपी की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह बंगाल में उसे सत्ता मिल जाए। हालांकि ममता बनर्जी के रहते ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। वहीं टीएमसी अब बीजेपी की चालाकियों को भी समझ रही है और इस बार उसने बीजेपी को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी सिलसिले में 27 फरवरी को टीएमसी की संगठन बैठक होने वाली है। इस बारे में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि 2026 में चुनाव है और अभी भाजपा, माकपा और कांग्रेस राज्य में मिलकर एक षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि खास तौर पर भाजपा फर्जी और जाली वोटर्स के जरिए चुनाव आयोग और एजेंसियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रही है। वे दूसरे राज्यों के वोटर्स को बिना किसी फिजिकल वेरिफिकेशन के यहाँ नाम दे रहे हैं। वो असली वोटर्स के वोटों से नहीं जीत सकते, इसलिए फर्जी वोटर्स के सहारे वो महाराष्ट्र और दिल्ली मॉडल शुरू करना चाहते हैं, लेकिन बंगाल की धरती पर ऐसा कभी नहीं होगा। वहीं मोहन भागवत के बयान पर कि हम सभी को अपनी ही मातृभाषा में बात करनी चाहिए, पर उन्होंने कहा कि इसके ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि किस समय किस मौके पर उन्होंने बोला है ये मुझे नहीं पता। लेकिन पॉलिसी तो यही है कि जिसकी जो मातृभाषा है उसको उसी में बात करनी चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति को चाहिए कि अपनी मातृभाषा के साथ साथ पड़ोस में रहने वाले उस व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए जो दूसरी भाषा बोलता है। आज तो ग्लोबल विलेज की अवधारणा है, जिसमें आपको अंतरराष्ट्रीय और कई भाषाएं जाननी पड़ेंगी, लेकिन मातृभाषा के प्रति एक अलग सम्मान, एक अलग प्रेम होना चाहिए। टीएमसी के तेवरों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए पांव जमाना मुश्किल नजर आ रहा है, तो मुश्किल विदेश मंत्री की भी बढ़ती नजर आ रही है। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने बड़ा खुलासा किया है। रोहन मेहता नाम के अधिकारी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर विदेश मंत्रालय के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर को भ्रष्ट बताया है। उन्होंने कहा है कि जयशंकर पीएम तो क्या, देश के भी भरोसेमंद नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। खुद को विदेश मंत्रालय का अधिकारी बताते हुए एक एक्स यूजर रोहन मेहता का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो मंत्रालय के कामकाज पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं। रोहन ने YouTube और X पर अपना वीडियो शेयर कर बताया कि वो पिछले 8 सालों से मंत्रालय में काम कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने काफी चीजें अनुभव की हैं। उन्होंने सीधे तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को सबसे भ्रष्ट बताते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के ही नहीं बल्कि देश के भी भरोसेमंद नहीं है। मंत्रालय में एएसओ रोहन मेहता ने वीडियो में बताया कि जब वो ब्राजील के साओ पाउलो में महावाणिज्य दूतावास में थे, तब उन्होंने वहां के प्रमुख को बेहद लापरवाही से नौकरी करते हुए देखा। रोहन ने वीडियो में वहां के एक अधिकारी पर लड़कियों से यौन उत्पीड़न का आरोप भी लगाया है, साथ ही कुछ अन्य अधिकारियों के भी नाम लिए हैं। उन्होंने बताया कि एक महिला कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन प्रमुख ने कोई कार्रवाई नहीं की। रोहन मेहता का यह वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। हालांकि इस पर अब तक विदेश मंत्रालय या केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है और साथ ही इस बात की पुष्टि या खंडन भी नहीं किया गया है कि रोहन मेहता वाकई में विदेश मंत्रालय में काम करते हैं या नहीं। डीबी लाइव रोहन मेहता के दावे और आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। रोहन मेहता के बयानों ने विदेश मंत्री ही नहीं बल्कि पूरे मंत्रालय के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं राजस्थान सरकार भी आरोपों से घिर गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार जवाब देने से बच रही है, वो सदन नहीं चलाना चाहती। पिछले 5 दिन से प्रदेश में कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी और कांग्रेस विधायकों के निलंबन के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर डेरा डाला हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान की सियासत में उफान है। भजनलाल सरकार के मंत्री के विधानसभा में दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और 5वें दिन भी उनका प्रदर्शन जारी है। निलंबित कांग्रेस विधायकों ने सदन में घुसने की कोशिश की तो एंट्री गेट पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक सदन के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा,
पूर्व सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट समेत तमाम नेता शामिल हुए। उन्होंने अपना विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने तानाशाही नहीं चलेगी, इंदिरा गांधी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, संविधान के दुश्मनों का नाश हो जैसे नारे लगाए। अशोक गहलोत ने कहा कि अनावश्यक रूप से सत्ता पक्ष की तरफ से ये विवाद खड़ा किया गया है। टिप्पणी को लेकर माफी मांग ली जाती तो बात वहीं खत्म हो जाती। गहलोत ने भजनलाल सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विधानसभा में जवाब देने से बच रही है। मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वो सदन नहीं चलाना चाहते। उन्होंने विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाए। पूर्व सीएम ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। स्पीकर सिर्फ एक पार्टी का सोचकर नहीं चल सकते, उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कांग्रेस विधायकों के इस प्रदर्शन के बीच राजस्थान की विधानसभा में नया इतिहास रचा गया। पहली बार ऐसा हुआ जब बिना प्रतिपक्ष के ही विधानसभा की कार्यवाही चली। इस दौरान वासुदेव देवनानी ये कहते हुए रो पड़े कि मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, फिर भी आरोप लगते हैं। दरअसल मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा था कि 2023-24 के बजट में भी आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था, जिस पर काफी बवाल हुआ। कांग्रेस विधायकों ने मंत्री से माफी की मांग की। इस बीच 6 कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया, जिसे लेकर अब तक गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस विधायकों और भजनलाल सरकार के बीच का ये गतिरोध खत्म होता नहीं दिख रहा, तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार में टकराव बढ़ता नजर आ रहा है। कभी एकनाथ शिंदे की तरफ से चुनौती दे दी जाती है, तो कभी अजित पवार की तरफ से नाराजगी की खबरें सामने आने लगती हैं, तो कभी सीएम देवेंद्र फडणवीस के फैसले सरकार में शामिल सहयोगियों को गुस्सा दिला देते हैं। और अब एक बार फिर सरकार के अंदर टकराव की खबरें आने लगी हैं। कारण सीएम फडणवीस को बताया जा रहा है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार में घमासान मचा हुआ है। सरकार बनने के बाद से ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नाराजगी की बात सामने आती रही है। फिर अजित पवार की पार्टी एनसीपी कोटे के मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर गठबंधन के भीतर तकरार की भी बात सामने आई थी। और अब मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी के मसले पर फिर से खटपट होने के संकेत दिख रहे हैं। दरअसल फडणवीस सरकार में एकनाथ शिंदे और अजित पवार डिप्टी सीएम हैं, लेकिन फडणवीस किसी भी मसले पर इन दोनों को कोई ढील नहीं देना चाहते। इसी के चलते बीते दिनों पालक मंत्रियों की नियुक्ति पर भी विवाद हुआ था और अब मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति पर विवाद देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने सभी मंत्रियों को जानकारी दी है कि किसी का विशेष कार्य अधिकारी यानी ओएसडी और निजी सचिव किसी दागी व्यक्ति को हरगिज नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया कि मंत्रियों के ओएसडी और निजी सचिव चुनने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। बिना सीएम की इजाजत के कोई भी मंत्री अपना ओएसडी और निजी सचिव नहीं बना सकता। फडणवीस के इस फैसले से शिवसेना और एनसीपी दोनों ही नाराज हैं। कृषि मंत्री और एनसीपी विधायक माणिक राव कोकाटे ने इस पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि मेरे पी और ओएसडी भी अब सीएम तय कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है। अब मेरे जैसे लोगों से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कृषि मंत्री के बयान पर जब सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। फडणवीस ने कहा कि मंत्री महोदय को शायद पता नहीं है कि मंत्रियों के निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। नियम के मुताबिक मंत्री निजी सचिव और ओएसडी की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास भेजते हैं और अंतिम मंजूरी मुख्यमंत्री ही देते हैं। अब तक मेरे पास 125 नाम प्राप्त हुए हैं, जिनमें 109 नामों को मंजूरी दी गई है, जबकि बाकी नामों को मंजूरी नहीं दी गई क्योंकि उनके खिलाफ किसी न किसी प्रकार के कोई आरोप है। इसके अलावा उनके खिलाफ किसी न किसी तरह की जांच भी चल रही है। फडणवीस ने साफ कर दिया कि वो विवादित नामों को मंजूरी नहीं देंगे। कोई नाराज होता है तो होता रहे, उससे मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। फडणवीस के बयान के बाद कहा जा रहा है कि महायुति सरकार में खटपट बढ़ सकती है। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर भी लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। अमेरिका इस युद्ध को रुकवाने के दावे कर रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप के रूस की तरफ बढ़ते झुकाव को देखते हुए यूक्रेन भी तल्ख तेवर दिखा रहा है। और अब इस युद्ध को रोकने के लिए यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें पहली बार अमेरिका ने अपना स्टैंड बदल लिया, जिस पर सब चौंक गए। तो क्या अब रुक जाएगी 3 साल से चल रही ये जंग? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख ने क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। इस बीच यूक्रेन ने यूएन में युद्ध को रोकने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव में 3 प्रमुख मांगे रखी हैं कि यूक्रेन से रूसी सेना की तत्काल वापसी की जाए, यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ण शांति स्थापित की जाए, युद्ध अपराधों के लिए रूस की जवाबदेही तय की जाए। यूक्रेन के इस प्रस्ताव पर वोटिंग में जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख यूरोपीय देशों ने समर्थन किया है, जबकि भारत और चीन समेत 65 देशों ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। ये प्रस्ताव 18 के मुकाबले 93 मतों से पारित हो गया।
यूएन ने रूस को अपनी सेना को तुरंत वापस बुलाने को कहा है, लेकिन वोटिंग के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अपनी पुरानी नीतियों के उलट साथ ही यूरोपीय देशों के खिलाफ जाकर इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया और इजराइल ने भी उसका साथ दिया, उसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यही नहीं, अमेरिका की तरफ से भी यूएन में प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन उसमें ना तो रूसी हमले का जिक्र था और ना ही रूस की किसी तरह से निंदा की गई। उनके प्रस्ताव में केवल दोनों देशों में हुए जानमाल के नुकसान पर शोक जाहिर किया गया। ट्रंप के इस रुख ने पूरे यूरोप की चिंता को और बढ़ा दिया है। जर्मनी में आम चुनावों में जीत हासिल करने वाले फ्रेडरिक मर्ज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये यूरोप के लिए कयामत का वक्त है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को चेतावनी भी दी कि जिस तरह से अमेरिका अपने सहयोगियों को दूर कर रहा है, जो लोग अमेरिका फर्स्ट को तवज्जो देते हैं, वे असल में अमेरिका अलोन के रास्ते पर चल रहे हैं। वहीं ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के अंदर ही नाटो बनाने की बात कही है। इन घटनाक्रमों को देखते हुए ये तो साफ है कि इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। दिल्ली विधानसभा में आज सीएजी की रिपोर्ट रखी गई, जो खालिस तौर पर बीजेपी के काम की थी। और दूसरी तरफ आज दिल्ली दंगों के 5 साल पूरे हो गए। ये वो दंगे जिनमें सैकड़ों घर उजड़ गए, कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गईं और कुछ ऐसे लोग जो कुछ पाना चाहते थे वो उनको सब कुछ मिल गया। खैर, दंगों से एक बात तो साबित होती है कि उन दंगों से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता सिवाय चंद लोगों। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।